एक रात एक सुनसान रास्ते पर एक फकीर धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में कई सालों की कहानी छिपी हुई थी। काफी देर भटकने के बाद अचानक उसे एक घर से रोशनी और मधुर गाने की आवाज सुनाई दी। इस वीरान रात में वह आवाज कुछ अजीब भी लग रही थी और सुकून देने वाली भी। उसी समय वह भिखारी बिना सोचे समझे उस घर के अंदर घुस जाता है और देखता है कि उसके सामने एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई धीमी आवाज में गाना गुनगुना रही थी। वह भिखारी उस स्त्री को काफी देर तक देखता रहता है। कमरे में गूंजती धीमी गुनगुनाहट के बीच अचानक स्त्री की नजर उस भिखारी पर पड़ती कौन है वहाँ? मैं पूछ रही हूँ, कौन है वहाँ? तभी भिखारी तुरंत हाथ जोड़कर शांत आवाज में कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। स्त्री थोड़ा पीछे हटते हुए सख्त लहजे में पूछती है, पर तुम हो कौन और यहाँ कैसे आए, वह भी मेरे घर में? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। भिखारी विनम्रता से सिर झुकाकर कहता है, मैं एक मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, कृपया मुझे यहाँ कुछ दिन रहने दो। स्त्री नाराज होकर कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन भिखारी बार बार विनती करता है। उसकी आवाज में सच्चाई और बेबसी साफ झलकती है। धीरे धीरे उसके शब्दों का असर होने लगता है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। आखिरकार स्त्री थोड़ी शांत होती है। वह गहरी सांस लेकर उसे बैठने का इशारा करती है और कहती है, ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ सच सच बताओ। भिखारी उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में हल्की उम्मीद जागती है और फिर वह अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है। एक समय था जब समुद्र के किनारे बसी एक विशाल राजधानी पोंगलगढ़ पर एक महान बादशाह का राज था। उसका नाम था विराट। महाराज की जय हो। दौलत, ताकत और शान, महाराज की जय हो। सब कुछ था उस साम्राज्य में। बहुत दिन हो गए शिकार किए हुए, आज फिर शिकार पर जा रहा हूं प्रतीक। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, सारे राज्य का ध्यान तुम्हें ही रखना है। प्रतीक, तुम्हारी मां का ध्यान रखना, और कोई परेशानी हो तो तुरंत संदेश भिजवा देना। जिसे दिल से चाहा उसी को छीन लिया तुमने। समय बदला और एक दिन बादशाह विराट इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अरे, तुमने सुना क्या? हमारे राजा विराट अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहते हैं जंगल में शेर सामने आ गया था और उससे लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान दे दी। राजा विराट जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अब राज तो प्रतीक संभालेंगे ना? हाँ, वही संभालेंगे, लेकिन क्या वो इतने बड़े राज को ठीक से चला पाएंगे? धीरे धीरे पूरे राज्य में यही बात फैल गई थी। लोगों के दिलों में यह संदेह बस गया था कि क्या प्रतीक सच में राजा बन पाएगा। प्रतीक, आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब यह जिम्मेदारी आपको संभालनी होगी।
और इसी तरह समय के फैसले के साथ प्रतीक को पूरे राज्य का नया राजा बना दिया गया। हे भगवान, मैं किस जगह आ गया? यहाँ तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। पानी पानी, बस थोड़ा सा पानी। पानी पानी, बस थोड़ा सा पानी। अरे वाह, पानी! भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मिल गया पानी। पूंगलगढ़ में भयानक अकाल पड़ गया था। पानी की ऐसी कमी हुई कि हर कुआं, हर खेत सूख चुका था। अरे ये क्या? ये तो सिर्फ रेत है, यहां तो पानी है ही नहीं। पानी पानी, बस थोड़ा सा पानी। ये हमारे पोंगलगढ़ को किसकी नजर लग गई? पूरा गांव छान मारा, पर पानी की एक बूंद तक नहीं मिली। पूंगलगढ़ से उठी प्यास की खबर अब सीधे राज दरबार तक पहुंच चुकी थी। माहौल भारी था, हर चेहरा चिंता में डूबा हुआ। महाराज, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। पूंगलगढ़ में पानी की एक बूंद तक नहीं बची, लोग तड़प रहे हैं। सुना मैंने मंत्री जी, गांव में पानी की हालत बहुत खराब है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी एक मंत्री को कुछ याद आया। महाराज, मुझे याद आया, आपके पिता महाराज विराट के एक पुराने मित्र हैं। कभी राजा विराट ने अपने मित्र राजा प्रशांत की युद्ध में मदद की थी। जीत के बाद राजा प्रशांत ने वादा किया था मुसीबत में साथ देंगे। महाराज, मेरी राय है हमें एक बार उनसे सहायता ले लेनी चाहिए। शायद वही इस संकट से निकलने का रास्ता दिखा सकें। महाराज, कभी कभी मदद लेना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। मंत्री जी सही कह रहे हैं, हमें उनकी सहायता लेनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं मंत्री जी, हम कल ही राजगढ़ चलेंगे राजा प्रशांत से मदद मांगने। अरे सुना है, हमारे राजकुमार प्रिंस की मृत्यु 15 साल की उम्र में हो जाएगी। क्या? ये क्या बोल रहे हो? इतनी कम उम्र में ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज उसकी हर तरह से रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सच हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राजगढ़ के महल में सन्नाटा और चिंता छाई हुई थी। राजा प्रशांत कई दिनों से परेशान थे। महाराज, कुछ खा लीजिए, 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया। महाराज, आखिर कब तक ऐसे भूखे रहेंगे? कुछ तो खा लीजिए। तभी दरबार में एक आवाज गूंजती है। अरे भाई, कौन 2 दिन से भूखा है? हमें भी बता दो, हम भी 2 दिन से भूखे हैं, साथ में खा लेंगे। राजा प्रशांत पीछे मुड़कर देखते हैं और चौंक जाते हैं। अरे रामचंद्र, आओ आओ, कैसे आना हुआ? महाराज, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे सम्राट महाराज विराट के पुत्र प्रतीक। प्रतीक, तुम्हारे पिता के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। विराट जैसा मित्र और महान राजा खोना आसान नहीं। महाराज, हम आपसे विनती करने आए हैं। हमारे पूंगलगढ़ में पानी की भयानक कमी हो गई है, लोग प्यास से तड़प रहे हैं। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। प्रतीक, चिंता मत करो, कल ही मैं अपने सैनिकों को आदेश दूंगा। हमारी राजगढ़ की नदी का पानी पूंगलगढ़ तक मोड़ दिया जाएगा। अगले ही सुबह
राजा प्रशांत ने सैनिकों को आदेश दिया। राजगढ़ की नदी का पानी पूंगलगढ़ की ओर मोड़ दिया गया। पूरी सभा में प्रतीक राजा प्रशांत का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार प्रशांत के उदास चेहरे पर जा रही थी। महाराज क्षमा करें, लेकिन आप इतने उदास क्यों हैं? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। नहीं महाराज, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। कुछ तो बात है, बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। प्रतीक की बातों में सच्चाई थी। अब प्रशांत ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाए। प्रतीक, बात ऐसी है कि आओ महाराज मनु, आओ। लेकिन तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? महाराज, मेरी बात सुनकर आप भी दुखी हो जाएंगे। मैं आपके बेटे प्रिंस के बारे में बताने आया हूं। क्या हुआ? मेरे बेटे प्रिंस को क्या हुआ? उनकी कुंडली में लिखा है वो सिर्फ 15 साल और 40 दिन तक ही जीवित रहेंगे और उसके बाद उनकी मृत्यु किसी राजा के हाथों होगी। महाराज, आप भी इन बातों में आ गए। एक पंडित की बात पर इतना डरना ठीक नहीं। महाराज, मनुदास जो कहते हैं वो अक्सर सच होता है। कहते हैं वो 200 साल से भी ज्यादा समय से जीवित हैं। उनकी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दरबार में डर और विश्वास दोनों आमने सामने खड़े थे। अगर बात इतनी गंभीर है तो सुनिए महाराज, हम राजकुमार प्रिंस की रक्षा करेंगे। जब तक मैं हूं, उन्हें कुछ नहीं होगा। प्रतीक, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो तुम्हें अपने बेटे प्रिंस से मिलवाता हूं। महल के एक कक्ष में राजकुमार प्रिंस बंद थे। तंग आ चुका हूं मैं यहां बंद रहकर। मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूं। राजकुमार, बस कुछ ही दिन और फिर आप आजाद हो जाएंगे। अरे छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी राजा प्रशांत और प्रतीक अंदर आते हैं। प्रणाम पिताश्री। प्रिंस, ये हैं राजा प्रतीक। इन्हीं के भरोसे तुम सुरक्षित हो। प्रणाम महाराज। प्रतीक को प्रिंस के पास ही ठहराया गया। दिन बीतते गए और 15 साल 40 दिन पूरे होने का समय करीब आ गया। 39वीं रात प्रिंस ने भागने की योजना बना ली। उधर प्रतीक जाग रहा था। अचानक उसे हलचल सुनाई दी। कौन है वहां? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? अंधेरे में उसे दुश्मन समझकर प्रतीक पूरे वेग से राजकुमार का पीछा करने लगा। आखिरकार प्रतीक ने तलवार उठाई और पीछे से वार कर दिया। जैसे ही तलवार लगी, वो व्यक्ति पीछे मुड़ा। वो कोई दुश्मन नहीं, राजकुमार प्रिंस था। प्रिंस, ये मैंने क्या कर दिया?
प्रतीक के हाथ कांपने लगे। जिसे बचाने का वचन दिया था उसी को उसने अपने हाथों खो दिया। यह सब देखकर राजा प्रशांत का दिल टूट गया। उनका दुख पल भर में क्रोध में बदल गया और उन्होंने प्रतीक को काल कोठरी में डालने का कठोर आदेश दे दिया।